चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने RLC सर्किट और RC सर्किट का सीरीज सर्किट को कंप्लीट कर ही लिया था, और सीरीज के साथ साथ वी आर आल्सो गोइंग टू डन द पैरेलल सर्किट। ठीक है, तो उसके लिए अपन ने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था कल की क्लास में, तो वो अपन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, है ना। किसी का इसका न्यूमेरिकल का आंसर आया? बताएं बेटा। किसी ने सॉल्व किया ये वाला न्यूमेरिकल? बेटा न्यूमेरिकल से आप साथ में सॉल्व करते चलो, अगर साथ में सॉल्व नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी आपको बाद में। किसी ने किया ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व या नहीं, बताएं। बताओ बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। सर हाँ, न्यूमेरिकल सॉल्व किया बेटा? नहीं सर, नहीं कर पा क्यों यार, न्यूमेरिकल तो करना था ना ये वाला सॉल्व, बोला था मैंने। रहा। वो सर सऊदी में था कल सर, इसलिए। और कोई और सॉल्व किया हो जिसने? जल्दी बताओ फटाफट। देखिए इसमें क्या है अपना, इसमें अपन को सिंपल करंट की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, टोटल करंट पूछा है इस न्यूमेरिकल में अपन को। तो इसमें सबसे पहले अगर अपन I1 की वैल्यू निकालते हैं, वन बाय वन अपन इसमें करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर दैट I1 दिस इज इक्वल टू, दैट इज अपन सिंपल जाते हैं V बाय R। तो वोल्टेज कितना है आपका यहाँ पे 100 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है I1 के लिए, जल्दी बताओ फटाफट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? 10 ओम। 10 ओम है ना। इसका मतलब यहाँ पे 10 के साथ एट एन एंगल ऑफ अपन 0 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी आपका एंगल कंपोनेंट गिवन नहीं है। ठीक है, इट मीन्स दैट जो I1 की वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी आपकी 10 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें अपन करेंगे, जो इसमें निकालना है अपन को अब I2 और I3 की वैल्यू। फॉर I2 वैल्यू ऑफ I2 इज V अपॉन Z2। ठीक है ना, Z2 मतलब ये वाली जो आपकी दूसरी, जिसमें आज से आपका I2 करंट फ्लो हो रहा है, उसको अपन Z2 ब्रांच बोलेंगे, है ना। द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 100 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और Z2 की वैल्यू यहाँ पे क्या बताई थी मैंने कल, क्योंकि इंडक्टेंस है तो इसमें हमेशा इंडक्टेंस में जो इमेजनरी कंपोनेंट रहेगा, मतलब जो रिएक्टिव कंपोनेंट रहेगा, वो आपका इसमें पॉजिटिव रहेगा। इट इज 5 प्लस J5 रूट 3। ठीक है ना। अब अपन को इसका डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या होगा कि ये ऊपर वाला तो आपका 100 एट एन एंगल ऑफ 45 ही रहेगा, बट नीचे वाला जो कंपोनेंट है आपका 5 प्लस J5 रूट 3, इसको अपन R एट एन एंगल ऑफ थीटा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना। तो बताएं उसकी वैल्यू क्या आई है इसमें, जो इसको अपन ने कन्वर्ट किया, जो रेक्टेंगुलर से इसको पोलर में अपन ने कन्वर्ट किया, तो क्या आंसर आया बताएं। कन्वर्ट करो इसको। R के लिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लेंगे, और थीटा इज इक्वल टू 10 वर्स वाई अपॉन एक्स कर लेंगे अपन। दोनों की वैल्यू बताओ कितनी आई, जल्दी से कैलकुलेट करके फटाफट। मेरे को तो लगा ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने कर लिया होगा यार। बताओ इसमें R एट एन एंगल ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आई है, इसी की आई। बताएं बेटा जल्दी।
आर एट एन एंगल ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आई आपकी, जब 5 + j 5√3 को कन्वर्ट करेंगे अपन, निशांत क्या वैल्यू आई बेटा बताओ। बेटा सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर पा रहे आप लोग। मोहम्मद, सर R10 आएगा क्या? हाँ सही है, आर की वैल्यू 10 आएगी, वेरी गुड। और थीटा कितना आया, 60 डिग्री। 60। 60 डिग्री, वेरी गुड। जब अपन ने आर की वैल्यू निकाली दैट इज √5² + 5√3 का होल स्क्वायर, तो उसको जब अपन सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू आई यहाँ पे 10, और थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स अपन y अपॉन x किया अपन ने, या b अपॉन ए, मान लीजिए a + jb है ये, ठीक है ना, मान लीजिए अपना ये कंपोनेंट आपका a + jb है, ठीक है ना। अब इस a + jb को अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू r एट एन एंगल ऑफ थीटा में, है ना। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू √a² + b², ऐसे निकालते हैं अपन। और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स b अपॉन a, ये आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसे अपन ने इसको सॉल्व किया है, समझ आया सबको कैसे किया। तो जब अपन ने इसको डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आई आपकी, 10 एट एन एंगल ऑफ -15 डिग्री, ठीक है। समझ आया कैसे किया अपन ने, I2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो है आपका, वो नेक्स्ट जो वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ I3। फॉर द वैल्यू ऑफ I3 यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस V अपॉन Z3। वोल्टेज की वैल्यू 100 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, है ना। और Z3 क्या होगा यहाँ पे, 5 - j5 √3, क्लियर। 5 - j5 √3 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एंगल, बताएं। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, जल्दी बताओ यार। 10। आर की वैल्यू 10 रहेगी, ठीक है। थीटा कितना हो जाएगा, -60। -60, वेरी गुड। क्योंकि 10 इनवर्स ऑफ -5√3 अपॉन 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं -60, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी I3 की वैल्यू आपकी 10 एट एन एंगल ऑफ 105 डिग्री, क्लियर। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा आपका इसमें, आप द वैल्यू ऑफ टोटल करंट I इक्वल टू I1 + I2 + I3, that is the value of I1 is 100 at an angle of 45 degree, value of I2 is 10 at an angle of -15 degree, and the value of I3 is 10 at an angle of 105 degree। अब देखिए, जब भी अपन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो उस टाइम पे अपन क्या करेंगे, जो एंगल है उसमें अपन कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब जब भी अपन कभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं तो फिर से अपन क्या करेंगे,
यहाँ पे जो आपका r एट एन एंगल ऑफ थीटा है, इस r एट एन एंगल ऑफ थीटा को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे? वी कैन कन्वर्ट इट इनटू a प्लस जे बी। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी, बताएं। बताओ बेटा, इसको जो कन्वर्ट करेंगे तो a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट इज द b? जल्दी बताओ यार, जब कन्वर्ट करते हैं अपन। ये क्या होगा आपका r, आर cos थीटा। हाँ गुड, a की वैल्यू होगी r cos थीटा और b की वैल्यू होगी r sin थीटा। ठीक है, तो इसको जैसे ही कन्वर्ट करेंगे अपन इसके फॉर्म में, तो जो आपकी करंट की वैल्यू यहाँ पे अपन लिख रहे हैं, द वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल, सबसे पहले 100 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री को जो कन्वर्ट करेंगे तो 100 cos 45, जैसे ही इसको अपन यूज करेंगे तो हो जाएगा आपका 7.07 प्लस जे आर साइन थीटा यूज करेंगे यहाँ पे 7.07 आ जाएगा, ये भी है ना। प्लस फिर अपन 10 एट एन एंगल ऑफ -15 यूज करेंगे। जब -15 यूज करेंगे यहाँ पे तो जो आएगा वो आपका a माइनस जे भी हो जाएगा यहाँ पे। इट इज 9.65 माइनस जे 2.58 प्लस माइनस 2.58 जे 9.65। ठीक है, इसको आप भी कन्वर्ट करके देखना। जब अपन ने 100 एट एन एंगल ऑफ 45 को कन्वर्ट किया तो ये आया आपका, 10 एट एन एंगल ऑफ -15 को कन्वर्ट किया तो ये वाला कंपोनेंट आया आपका, और 10 एट एन एंगल ऑफ 105 कन्वर्ट किया तो आपका ये वैल्यू आई आपकी। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 14.14 प्लस जे टाइम्स ऑफ 14.14। ठीक है, तो करंट की वैल्यू या तो आप इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, या अपन फिर से इस a प्लस जे बी को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? r एट एन एंगल ऑफ थीटा में। ठीक है, तो वो वैल्यू कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे अपन विद द हेल्प ऑफ दिस, दैट इज r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। जो करंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे वो हो जाएगी आपकी 20 एट एन एंगल ऑफ 45, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, जिसको अपन पैरेलल सर्किट के लिए सॉल्व कर सकते हैं। समझ आया कैसे किया अपन ने सभी लोगों को? क्लास 1 बाय 1 अपन ने ब्रांच ली, उसमें पर्टिकुलर करंट निकाला, फिर उस पर्टिकुलर करंट के लिए अपन ने, इसीलिए ये वाला आपको रेक्टेंगुलर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया गया था कि जब भी आपका एंगल कंपोनेंट हो या इमेजिनरी और रियल कंपोनेंट हो तो वो कन्वर्जन में काम आता है। ये इसमें किसी को कोई डाउट? सर I1 1045 डिग्री आएगा पर आपने 145 डिग्री लिखा है। नहीं, I1 कहाँ? अच्छा हाँ हाँ, ठीक है सही कह रहे हो। ठीक है, अब सही है, वो जल्दी में लिख दिया होगा। I1 की वैल्यू 1045। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो मेथड है आपका, जो अपन इसमें देखेंगे, नेक्स्ट इज द एडमिटेंस मेथड। ठीक है ना,
एडमिटेड मेथड्स का मतलब ये होता है कि अपन न्यूमेरिकल में डायरेक्टली अपन y की वैल्यू का यूज करते हैं। क्लियर? जैसे कि अपन इम्पीडेंस यूज करते हैं z इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, वैसे ही जब भी अपन इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसको अपन एडमिटेंस से इंडिकेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपन को एक कॉम्बिनेशन दिया है सीरीज पैरेलल सर्किट का, जैसे कि लाइक दिस R1 L1 C1 R2 L2 C2 R3 L3 C3। मान लीजिए 3 ब्रांचेस अपन ने यूज करी हैं यहाँ पे जो आपकी पैरेलली कनेक्टेड हैं। ये अपन इसको R1 L1 C1 मान रहे हैं, R2 L2 C2 R3 L3 C3। ठीक है ना, लाइक दिस। अब यहाँ पे ये जो होगा, मान लीजिए सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे V आ रहा है। अब इसमें भी क्या होगा, क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है तो पैरेलल सर्किट का मीन्स क्या है, यहाँ पे करंट की वैल्यू आपकी डिवाइड होगी, सॉरी करंट की वैल्यू डिवाइड हो रही है। इट मीन्स दैट यहाँ पे आपका I करंट आया। अब इस I करंट को अपन तीनों ब्रांच में डिवाइड कर रहे हैं, I1 I2 और I3। ठीक है ना, क्लियर? एंड दिस फिगर इज, इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज अ सिंगल फेस पैरेलल सर्किट। सिंगल फेस पैरेलल सर्किट, ठीक है ना। तो इसमें जब अपन 1 बाय 1 करंट की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने इसमें करंट की वैल्यू निकाली, दैट इज लाइक दिस, द वैल्यू ऑफ I1 V बाय Z1 है ना। Z1 मतलब जो भी इम्पीडेंस यहाँ पे कनेक्टेड है इस ब्रांच में। मान लीजिए अपन जो नॉर्मल कंडीशन जो होती है जिसमें XL इज ग्रेटर देन XC होती है उसी को लेके चल रहे हैं अपन। वैल्यू ऑफ V डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस XL1 माइनस XC1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली I2 भी अपन ऐसे निकाल रहे हैं, V अपॉन Z2 इक्वल टू V अपॉन अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस XL2 माइनस XC2 का होल स्क्वायर। Similarly, the value of I3 is V upon Z3, that is V upon under root of R3 square plus XL3 minus XC3 का होल स्क्वायर। ये एक आपका आ गया, क्लियर? अब क्योंकि ये क्या है आपका सिंगल फेस एसी सर्किट है और पैरेलल सर्किट है, इसका मतलब क्या है, करंट की वैल्यू इस पर्टिकुलर नोड पॉइंट पे आपकी डिवाइड हो रही है। तो जैसे अपन करंट की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो जो करंट की वैल्यू आपकी यहाँ पे आएगी वो हो जाएगी आपकी द वैल्यू ऑफ I, सिंस द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यही अपनी हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे जब अपन करंट की वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं ये क्या हो रहा है आपका V बाय Z इक्वल टू V बाय Z1 प्लस V बाय Z2 प्लस V बाय Z3। ठीक है ना, और उसके बाद क्या आ रहा है, जो अपनी यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1 अपॉन Z इज इक्वल टू 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3। तो यहाँ से जब भी कभी आपका अपन रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है ना, दैट इज द रेसिप्रोकल
द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज नोन एज एडमिटेंस। क्लियर? यहां पे जो एडमिटेंस की वैल्यू आएगी, देयरफॉर क्या वैल्यू होगी एडमिटेंस की, कोई बताएगा? यहां पे एडमिटेंस की वैल्यू क्या होगी, बताएं। बताओ बेटा। बताए बेटा, एडमिटेंस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? बताओ जल्दी, एडमिटेंस की वैल्यू क्या होगी बेटा यहाँ पे? क्लास बताए जल्दी यार। सर जेड होगी। एडमिटेंस की वैल्यू पूछ रहा हूँ रिद्धि। द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज नोन एज एडमिटेंस। तो यहाँ पे एडमिटेंस की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे नीचे? अब Z1 Z2 Z3 अपन Z1 plus Z2 Z2 Z3 Z3 Z4। हम्म, देखो एडमिटेंस को अपन किससे इंडिकेट कर रहे हैं? वाई से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। और अपन क्या लिख रहे हैं? द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस y इज नोन इक्वल्स टू एज, y1 प्लस y2 प्लस y3। हाँ वेरी गुड। यहाँ पे एडमिटेंस की वैल्यू क्योंकि रेसिप्रोकल है ना, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3। समझ आया? इस तरीके से अपन इसमें डायरेक्टली एडमिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। और इस केस में जो आपका रिजल्टेंट करंट है वो भी मैं बता देता हूं। एंड जो रिजल्टेंट करंट हो जाएगा वो कितना होगा? द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट करंट I इक्वल टू V इंटू वाई, लाइक दिस। समझ आया? मतलब अपन y की वैल्यू चाहे अपन इम्पीडेंस के फॉर्म में निकाल लें, चाहे अपन एडमिटेंस के फॉर्म में निकाल लें, तो उससे जब अपन को न्यूमेरिकल में, किसी भी न्यूमेरिकल में करंट की वैल्यू पूछी जाए तो उसको अपन डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? एडमिटेंस मेथड में अपन क्या कर रहे हैं? सबसे पहले इंडिविजुअल अपन ने ये देख लिया कि I1 I2 I3 को ऐसे अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर अपन ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपकी करंट की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसमें पुट करते हैं अपन V बाय जेड, V बाय Z1, V बाय Z2, V बाय Z3। तो यहाँ पे वोल्टेज अपन हटाया तो वैल्यू आ गई आपकी 1/Z, 1/Z2, 1/Z3, 1/Z3। तो द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी एडमिटेंस, जिसको अपन इंडिकेट कर रहे हैं y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 से। ठीक है, समझ आया ये वाला चीज कैसे किया अपन ने इसमें एडमिटेंस में? तो ये मेथड भी, मतलब इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप किसका यूज कर सकते हैं? टोटल करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसमें एक चीज और बताने के लिए है एडमिटेंस मेथड में, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अपन ने जब इम्पीडेंस ट्रायंगल पढ़ा था, ठीक है ना, तो इम्पीडेंस ट्रायंगल में क्या देखा था अपन ने? एक R की वैल्यू बनाई थी, एक अपन ने रिएक्टेंस बनाया था, और एक अपन ने इम्पीडेंस की वैल्यू यहाँ पे ड्रॉ की थी। ऐसे किया था ना, दैट इज R ड्रॉ किया था अपन ने रेजिस्टेंस, X रिएक्टेंस जो ड्रॉ किया था, और Z इम्पीडेंस। इस तरीके से इसको ड्रॉ किया था इम्पीडेंस ट्रायंगल को। क्लियर? हाँ या ना? याद आया? इसी तरीके से जब आप लोग किसका यूज करेंगे अपन? जब अपन एडमिटेंस की वैल्यू का यूज करेंगे
जब आपसे एडमिटेंस ट्रायंगल के बारे में पूछा जाए, ठीक है, तो एडमिटेंस ट्रायंगल में क्या होगा, सबसे पहले तो एडमिटेंस में दो वैल्यू, जैसे अब एक एक करके आप बताते जाओ कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे अपन ने इम्पीडेंस ले रहे हैं, अपन तीनों के यहाँ पे रेसिप्रोकल ले रहे हैं ना यहाँ पे, चाहे आपका रेजिस्टेंस हो चाहे आपका, क्योंकि अपन जो इम्पीडेंस ट्रायंगल एडमिटेंस ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज एडमिटेंस क्या है आपका, रेसिप्रोकल है किसका, इम्पीडेंस का, ठीक है। इसीलिए जो भी वैल्यू आपके रेजिस्टेंस की और रिएक्टेंस की रेसिप्रोकल थी, वो वैल्यू अपन आप एडमिटेंस ट्रायंगल में ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये आपका रिएक्टेंस है। तो बताएं व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। बताएं जल्दी। सर कंडक्टेंस। हाँ, वेरी गुड। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। तो जहां अपन ने रेजिस्टेंस बनाया उसके अपोजिट में अपन क्या कर देंगे, अपन रेसिप्रोकल में अपन अब कंडक्टेंस की वैल्यू बनाएंगे, लाइक दिस लाइन, ठीक है ना। ऊपर वाली लाइन जो अपन ने बनाई है, जिसको अपन इंडिकेट करते हैं अपन कैपिटल जी से, एंड दिस वैल्यू ऑफ इज कंडक्टेंस, है ना। और रिएक्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है ससेप्टेंस, ठीक है, वो आप लोगों ने शायद पढ़ा नहीं होगा। पता है रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल, रिएक्टेंस के रेसिप्रोकल को अपन कैपिटल बी से इंडिकेट करते हैं और उसको बोलते हैं अपन ससेप्टेंस, है ना। और जो इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल है वो तो अपन को पता ही है यहाँ पे, दैट इज द वैल्यू ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज एडमिटेंस वाई, लाइक दिस। ये आपका एंगल बना यहाँ पे, समझ आया, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइव, ठीक है। अब देयरफॉर अब अपन एक एक करके यहाँ पे कंडक्टेंस, ससेप्टेंस और एडमिटेंस की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले कंडक्टेंस की वैल्यू जो अपन फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, तो द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इज जी इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो है आपकी जो अपना साइन कॉस टेन अपन लेते हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू अपन ले रहे हैं, तो यहाँ पे बेस अपॉन क्या हो जाए यहाँ पे हाइपोटेनियस, तो बेस है आपका जी, हाइपोटेनियस है आपका वाई, इसी से अपनी ये जी की वैल्यू अपन फाइंड आउट करी है वाई कॉस थीटा, ठीक है ना। अब जब अपन इसको एलोबरेट करेंगे इस टर्म को, जी के टर्म को, तो अपन जानते हैं कि y की वैल्यू क्या है आपकी 1/z, और cos थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी r/z। इसका मतलब g की वैल्यू को वी कैन ऑल्सो से इट एज r/z² या फिर r/r² प्लस x², इससे भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। समझ आया कंडक्टेंस का टर्म आपको क्लास, ठीक है। जैसे कंडक्टेंस कर रहे हैं वैसे ही यहाँ पे दूसरी वैल्यू है आपकी ससेप्टेंस, इसको अपन इंडिकेट कर रहे हैं बी से, कैपिटल बी से, एंड द वैल्यू ऑफ बी, हाँ बताओ इसको, कैपिटल बी की वैल्यू किस में अपन लिखेंगे यहाँ पे, Y sin theta. हाँ वेरी गुड, y साइन थीटा या साइन फाई, यहाँ पे अपन ने कॉस थीटा लिखा है, मैं इसको भी कॉस फाई कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि अपन ने यहाँ पे जो एंगल लिया हुआ है वो अपन ने फाई एंगल लिया है, ठीक है। y cos फाई b इक्वल टू y sin फाई,
फिर से अपन पुट करेंगे इसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू y हो गया आपका 1/z, और साइन फाई की वैल्यू आपकी हो जाएगी आपकी y/z। ठीक है, तो जो b की वैल्यू यहाँ पे आ रही है इक्वल टू y अपॉन z स्क्वायर, सॉरी x अपॉन, इसको अपन x के टर्म में लिख रहे हैं ना, जो आपकी एडमिटेंस की वैल्यू में रहेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में वी ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडमिटेंस। तो एडमिटेंस हो जाएगा आपका y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y cos फाई का होल स्क्वायर प्लस y साइन फाई का होल स्क्वायर। इससे अपन कर सकते हैं इसमें एडमिटेंस की वैल्यू को, तो वी ऑल्सो यूज दिस फॉर्मूला एज y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, समझ आया? तो इस तरीके से अपन कंडक्टेंस की वैल्यू, ससेप्टेंस की वैल्यू, एडमिटेंस की वैल्यू, इसको अपन इंडिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडमिटेंस ट्रायंगल। y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू एडमिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। और लास्ट में जो है आपकी फेज एंगल, that is phi is equal to tan inverse of b upon g। ठीक है, ससेप्टेंस अपॉन कंडक्टेंस, जो वैल्यू इसमें आई है ये अपन ने इसमें इंडिकेट करी है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन जो आपका एडमिटेंस मेथड में जो यूज करते हैं नॉमेनक्लेचर्स को, उन नॉमेनक्लेचर को इस तरीके से अपन यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ आया बेटा आपको कैसे अपन ने किया इसको? ठीक है, तो पैरेलल सर्किट के लिए जो आपके मेथड थे वो यही हैं दो। अब एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं इसका अपन लोग, वो आप लोग कोशिश करना कि सिंपल न्यूमेरिकल मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक्सप्लेन भी कर दूंगा वो न्यूमेरिकल। चलिए लिखिए न्यूमेरिकल लास्ट। लिखिए, अ पैरेलल सर्किट हैज टू branches. A parallel circuit has two branches. Full stop. One branch contains a resistance of 8 ohm, comma inductance of 19.1 millihenry in series। फिर से रिपीट करता हूँ, a parallel circuit has two branches, one branch contain a resistance of 8 ohm
हमारा इंडक्टेंस ऑफ 19.1 मिली हेनरी इन सीरीज, ठीक है। एंड अदर contains a resistance of 6 ohm and capacitor of capacitance 601.55 microfarad in series. Full stop. This parallel circuit is connected across a supply voltage of 240 volt, 50 hertz. This parallel circuit is connected across the supply voltage of 240 volt, 50 hertz. Full stop. Determine number 1 current drawn by each circuit, ठीक है। Number 2 total current drawn, from the mains, and number 3 is power factor of the whole circuit, ठीक है। ये 3 चीजें आपको निकालनी है इसमें। दिस इज असाइनमेंट क्वेश्चन। एक बार रिपीट फिर करता हूँ। पैरेलल सर्किट हैज 2 ब्रांचेस, one branch contains a resistance of 8 ohm, inductance of 19.1 millihenry in series, and other branch contains a resistance of 6 ohm and capacitor of capacitance 601.55 microfarad in series, ठीक है। This parallel circuit is connected across a supply voltage of 240 volt, 50 hertz. Determine current drawn by each circuit, total current drawn from the mains, and power factor of the whole circuit. हो जाएगा ये न्यूमेरिकल। Yes, sir. ठीक है। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल में क्या किया करो, जो भी आपको न्यूमेरिकल दिया है सबसे पहले उसका डायग्राम बना लो, ठीक है ना। जैसे अपना यहाँ पे एक ब्रांच दी है अपन को RL की, दूसरी ब्रांच दी है अपन को LRC की, ठीक है। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस की, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस की। यहाँ अपन क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया अपन ने, एक इंडक्टेंस ड्रॉ किया, है ना। दैट इज 8 ओम और 19.1 मिली हेनरी, ये सीरीज में आ गया। और दूसरी ब्रांच में क्या किया अपन ने, यहाँ पे जो सेकेंड ब्रांच है उसमें अपन ने R और C को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, लाइक दिस। R और C को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है।
तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, जैसे मान लो ये R1 इक्वल टू 8 ओम आ गया, L1 इक्वल टू 19.1 हेनरी आ गया, R2 की वैल्यू यहाँ पे आपकी 6 ओम दी हुई है, C2 की वैल्यू दी हुई है आपकी 601.55 माइक्रोफेराड, ये सीरीज में दिया हुआ है। और इसको जो कनेक्ट किया हुआ है उसको एक AC सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है लाइक दिस, और उस AC सप्लाई में जो वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज, वो 240 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। समझ आया? जब भी कभी अपन को क्वेश्चन में जो भी आपका कंपोनेंट्स दिए हुए हैं उसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर उसको अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटल करंट हो गया यहाँ पे I, पहली ब्रांच में गया अपना I1, दूसरी ब्रांच में गया आपका I। ठीक है, पहले I1 इसमें कैलकुलेट करके देखना आप लोग, है ना। I1 कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो आपका XL1 और XC2 की वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लेना, फिर R1 प्लस J XL1 और R2 प्लस जो भी अपन इसमें वैल्यू अपन यूज करनी है उसको फिर पुट करके इसको सॉल्व करके देखना। ठीक है, हो जाएगा ये न्यूमेरिकल। क्लास बताएं, Yes, sir. कोशिश करना हो जाएगा इसको, कि अपन पहले से कितनी मगल लिए। तो मेरी तरफ से सेकेंड यूनिट आज कंप्लीट होती है। इसके कुछ PDFs और हैं तो वो भी मैं आप लोगों को एक बार शो कर देता हूँ। जैसे इसकी PDF की स्टार्टिंग जो है 4 फाइल हैं इसकी, तो मैं आपको एक एक करके शो करता हूँ। सबसे पहले इसमें जनरेशन ऑफ साइनसोइडल वोल्टेज से स्टार्ट हो रही है, फिर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वेवफॉर्म साइकिल, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इक्वेशन ऑफ साइनसोइडल अल्टरनेटिंग करंट, है ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, उसके बाद RMS वैल्यू, है ना, ये अपन ने डेरिवेशन किया था उसका RMS वैल्यू का, और एवरेज वैल्यू, इन दोनों का ही किया था, इसके बारे में है इस फाइल में। उसके बाद RMS वैल्यू ऑफ साइनसोइडल पॉइंट वेव, ये अपन ने इसमें किया था डेरिवेशन इसका। ठीक है, ऐसे अपन ने एवरेज वैल्यू का भी किया था, है ना। उसके बाद फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, और उनसे रिलेटेड है न्यूमेरिकल, जिसमें अपन को टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, उसको सॉल्व करने के न्यूमेरिकल हैं इसमें। ठीक है, ऐसी और दूसरी वेव फॉर्म के भी हैं, है ना। अब इसमें एक और चीज होती है हाफ वेव रेक्टिफाइड। हाफ वेव रेक्टिफाइड का मतलब ये होता है कि जो आपकी वेव फॉर्म चलेगी वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में चलेगी, नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं जाएगी। और फुल वेव रेक्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि जो वेव फॉर्म जो आपकी चल रही है, जैसे इसके पहले फुल वेव होगा, हाँ लाइक दिस, तो ये आपका फुल वेव है, मतलब यहाँ पे आपकी जो वेव फॉर्म है वो आपकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में चल रही है। और हाफ वेव में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपकी वेव फॉर्म चल रही है वो सिर्फ आपकी पॉजिटिव पॉजिटिव में चलेगी, नेगेटिव में वो नहीं चलेगी, तो नेगेटिव में वो वैल्यू आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, और इसी तरीके से फेज के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। फेज एंगल इस तरीके से अपन इंडिकेट करते हैं। फेज डिफरेंस मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो, है ना। ये लैगिंग और लीडिंग कंसेप्ट आपको बताया था वोल्टेज करंट के फॉर्म में, है ना। लीडिंग मतलब जो चीज हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बिहेवियर में आगे मिले, मतलब बी आपका आगे ए पीछे है, मतलब बी आपका लीडिंग कर रहा है। सिमिलरली बी इसमें आपका पीछे की साइड है, इसको अपन ने वोल्टेज और करंट के फॉर्म में भी बताया था, तो वो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे ये लैगिंग हो रहा है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर और पोलर सिस्टम, जैसे अपन को आर एट एन एंगल ऑफ थीटा को कन्वर्ट करना हो या थीटा को बी और सी में कन्वर्ट करना हो, तो वो अपन इस तरीके से, रेक्टेंगुलर टू पोलर करना हो तो ये फॉर्मूला, पोलर टू रेक्टेंगुलर करना हो तो ये फॉर्मूला है। एक तो ये फाइल हो गई। सिमिलरली इसमें जैसे आर एल सी कॉम्बिनेशन आपको दिए हुए हैं, वैल्यू ऑफ आर है, एल है, सी है, तो आर एक्सएल और एक्स सी ये आपकी आ रही है। ठीक है, इसी से अपन ने इम्पीडेंस निकाला था, इम्पीडेंस ट्रायंगल। प्योर रेजिस्टेंस सर्किट जिसमें आर को वी और आई के साथ लिया था, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट,
ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, बस मैं पीडीएफ में जो है, क्योंकि ये मैं अपलोड करूंगा फोल्डर में, तो इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ एक बार। ये सीरीज आरएल सर्किट जिसमें अपन रेजिस्टेंस इंडक्टेंस ये दोनों सीरीज में लिए थे, है ना। और जो प्रेजेंटेशन है वो भी मैं शेयर कर दूंगा आज आप लोगों से। सीरीज आरसी सर्किट ये है अपना, है ना। सीरीज आरएलसी सर्किट, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर और पावर ट्रायंगल, ऐसी पावर फैक्टर। एक और है इसमें टर्म जो है क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर हमेशा वो फैक्टर होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द पावर फैक्टर, ठीक है। उसी से मिलते जुलते आरएलसी कंपोनेंट के आपके इसमें न्यूमेरिकल्स, कौन कौन से अपन न्यूमेरिकल इसमें देखेंगे। वी की वैल्यू, मतलब जो भी आप कंपोनेंट आपको दिया हुआ है उस कंपोनेंट की हेल्प से उनकी वैल्यू निकालना, है ना। इसको भी प्रैक्टिस करके देखना आप एक बार, है ना। और एक और जो है नेक्स्ट पैरेलल एसी सर्किट। तो पहले एसी सर्किट में लिए ये आपका मान लीजिए अभी अपन ने बताया कि आरएलसी ये सीरीज में अपने ज्वाइन है और एक को अपन ने पैरेलली कनेक्ट किए हुए हैं। तो ये पहले एसी सर्किट के लिए आपका बिहेव होगा, या इस तरीके से बना लें अपन, या अपन इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब मेनली करंट का इसमें डिवीजन होना चाहिए। 3 मेथड्स में बताए थे, फेजर, एडमिटेंस और सिंबॉलिक जे मेथड। ये न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया था। जैसे अपन ने क्या किया है, ये टोटल करंट अपन ने निकाली है, ये तो आपका सिंबॉलिक जे मेथड हो गया, ठीक है ना। ये वाला मेथड जो था वो सिंबॉलिक जे, मतलब जिसमें अपन रेक्टेंगुलर और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर रहे हैं। सिमिलरली सेम न्यूमेरिकल को अपन ने एडमिटेंस मेथड से भी यहाँ पे सॉल्व करके देखा है, वाई वाले मेथड से, है ना। और इसी के और जो न्यूमेरिकल है वो भी इसमें एडमिटेंस मेथड की तरफ से उसमें सॉल्व किए हुए हैं। ऐसे ये सीरीज पहले कॉम्बिनेशन भी यूज किया हुआ है आर और जे का, है ना। और एक वैल्यू आपको दी हुई है ना। और लास्ट में जैसे अपन ने रेजोनेंस पढ़ा था कि मतलब जब भी कभी जो एक्सएल की वैल्यू आपकी एक्सी के बराबर हो जाए या एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू 0 हो जाए, वो आपका रेजोनेंस कंडीशन होगी। तो सीरीज रेजोनेंस के लिए मैंने आपको बताया था एक्सएल इक्वल टू एक्सी, उसमें फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई थी, है ना। और उसी से मिलता होता है एक न्यूमेरिकल उसी की तरह, जिसमें अपन एक्सएल एक्सी की वैल्यू भी निकाल रहे हैं, है ना। रेजोनेंस कंडीशन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे एक्सएल की वैल्यू और एक्सी की वैल्यू दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। उसका भी अपन ने एक न्यूमेरिकल देखा था, इसमें जेड और आर की वैल्यू आपकी इक्वल हो गई थी, ठीक है। और ये जो प्रेजेंटेशन है जिसमें अपन ने पूरा देखा था, इसको भी मैं आप लोगों से एक बार अभी शेयर कर लूंगा, तो इसको भी आप लोग देख लेना, ठीक है। तो सेकेंड यूनिट कंप्लीट होती है। कल की क्लास में अपन लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट, डेट इज मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेटिक सर्किट के लिए जो मैग्नेटिक सर्किट में जो मैग्नेटिज्म के जो आपके मेन आपके टर्म्स हैं वो एक बार आप लोग देख के आना, फिर अपन उसको स्टार्ट करेंगे। क्लियर? Yes, sir. किसी को कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, एक बार करके देखना, दिक्कत आया तो फिर मेरे से पूछना, ठीक है। Okay, sir. Thank you. चलिए, गुड डे।